नमस्कार, मैं गौरव त्रिपाठी। बहुत स्वागत है आपका प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सीरीज का पहला टॉपिक होगा और वो सीरीज है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 यानी 2020 की जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रख के हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और वो सीरीज कंप्लीट कोर्स के वो सभी टॉपिक को ध्यान में रख के बनाई जाएगी जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मेंस के लिए एक बेस देके जाएंगे। देखिए, समय बहुत कम है, लगभग 2 महीने से 3 महीने का समय है आपके पास। पूरा जुलाई है, अगस्त है और सितंबर में लगभग 12 दिन का समय है। तो हम वो 12 दिन हटा देते हैं और सिर्फ 60 दिनों से 65 दिनों का एक पूरा खाका लेके चलेंगे, जिसमें हम जितने भी मेन सेक्शंस हैं, जितने भी सब सेक्शंस हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए हम बहुत थॉरली पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपको बेस देंगे ठीक 2-2.5 महीने बाद होने वाली मेंस की परीक्षा के लिए। क्योंकि अगर आपका फोकस फिर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स रहा तो प्रीलिम्स तो आप पास कर लेंगे हमारी पूरी सीरीज के साथ चल करके, लेकिन अगर उसे हम उस टेक्निकलिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे जो रिक्वायर्ड है तो मेंस के लिए बचे हुए 2.5 महीने में इस प्रीलिम्स पढ़े हुए जितने भी टॉपिक होंगे उनका वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेक्शन में 5 मेन सेक्शन और 5 सब सेक्शन। मेन सेक्शन में क्या है, मेन सेक्शन और सब सेक्शन में हम इसलिए डिवाइड करते हैं बिकॉज हम ज्यादातर टाइम किसको यूटिलाइज करते हैं, ज्यादा टाइम क्या पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, हम पढ़ते हैं साइंस। इसी में ज्यादातर टाइम हम बिता देते हैं। लेकिन 150 क्वेश्चंस का जो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर होता है, जो आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जिसकी मार्किंग होती है, यानी जीएस का सेक्शन होता है, उस जीएस के सेक्शन में आपको जब हम बताएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो 5 बड़े सेक्शन हैं, इनसे हम अगर 5 सब सेक्शंस की तुलना करेंगे, 5 सब सेक्शन में हम इंडियन 5 जो करंट अफेयर्स है वो, दूसरा फिर पॉपुलेशन, तीसरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, चौथा यूपी स्पेशल और 5वां एग्रीकल्चर। ये 5 सब सेक्शन से भी लगभग 60 प्रश्न के आसपास आते हैं। और अगर आपने इस 5 सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर किया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। और ये मेरा यकीन मानिए दावा भी है कि अगर आप इस 5 सब सेक्शन पे पूरी तरीके से फोकस नहीं करते हैं तो इस 60 में से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के बाद जो ओरिजिनल मार्किंग आएगी वो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आएगी। और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की सब सेक्शन की तो इस 60 में से आप 40 to 45 सही करके आएंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 30 क्वेश्चन का। तो आप 30 क्वेश्चन क्या समझते हैं जीएस में आप कवर कर लेंगे? इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीएस तो पहले से ही लंदी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सब सेक्शन को और मेन सेक्शन को दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। कौन कौन से सेक्शन है, पहले हम एक व्यू करते हैं सिलेबस पे, ध्यान देंगे सिलेबस, क्योंकि एग्जामिनेशन छोटा हो या बड़ा हो, समय ज्यादा हो या कम हो, अगर हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं स्टडी करेंगे तो फिर क्या होगा, हम वही चीजें जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। डिटेल सिलेबस आपको हमारी टीम के डायरेक्टर पंकज सर बताएंगे। तब तक मैं एक व्यू लेके चलता हूं और उसमें आपको हम बुक्स भी सर बताएंगे आपको, और डिटेल सिलेबस एनालिसिस सर करेंगे वीडियो में। लेकिन पहले एक बार हम देखते हैं व्यू कि हमारा एम क्या है, हम किस फ्रेम ऑफ वर्क से हम आपको ये पूरी सीरीज बताएंगे। उसमें देखते हैं, पहला मैंने क्या किया कि मेन सेक्शन क्या है और एक है सब सेक्शन। मैं हर बार बताता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट इसी मेन सेक्शन पे फोकस करते हैं, वो सब सेक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। मेन सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे जियोग्राफी है यानी भूगोल, फिर दूसरे में इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी है, सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखता है लेकिन मैंने अभी यहीं लिखा है। फिर
इंडियन पॉलिटी, चौथा इंडियन इकोनॉमी और पांचवा जनरल साइंस। जनरल साइंस ये क्या है? ये 5 मेन सेक्शन हैं जो कंटेम्प्रेरी बड़े सेक्शन हैं, जीएस के महारथी इन्हें कहते हैं, यानी वो ये टॉप 5 बैट्समैन हैं। ज्यादातर फोकस जो विपक्षी टीम होती है इसी के लिए करती है, हम इसी के लिए पूरा मैच सोच के करते हैं। लेकिन यहां पे कुछ सब सेक्शन है जिसमें कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं और कभी कभी वही मैच जिताते हैं, वही टीम वनडे में मैच जीतती है जिसके पास ऑलराउंडर्स अच्छे होते हैं। तो आप तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे या तभी मेंस के लिए एक अच्छा बेस बना पाएंगे जब आप इस सब सेक्शन में करेंगे, स्पेशली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। सब सेक्शन में कौन है? आपको मिलेगा एग्रीकल्चर। कितने लोग एग्रीकल्चर स्पेशली पढ़ते हैं? बहुत कम। यूपी स्पेशल बहुत कम, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ते हैं। नहीं, हमें 2-3 दिन पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद इकोलॉजी एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट यही वो ऑलराउंडर है बीच का। इकोलॉजी एनवायरमेंट कहां कहां पे आपके लिए काम करेगा? ये इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़े हैं तो आपको एग्रीकल्चर के लिए आपको बेस देगा। ये इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़े हैं हम तो आप यूपी स्पेशल अच्छा करेंगे। ये इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़े हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी अच्छा करेंगे। ये इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़े हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी और साइंस में भी सहायता मिलेगी। इसका मतलब क्या? ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चौथा टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दो तरह के स्टूडेंट दो तरह से पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट करंट अफेयर्स के लास्ट में वो घटना चक्र या इस तरह की जो किताबें आती हैं वो खरीदते हैं अंतिम 15 दिन पहले। अंतिम 15 दिन पहले वाली ये करंट अफेयर्स की जो किताब होती है ये आपको फायदा करती है और नुकसान करती है। फायदा किस स्टूडेंट के लिए करती है? जो लगातार इस सब सेक्शंस को और मेन सेक्शंस को पहले ही प्रिपेयर कर लेता है। और नुकसान किसके लिए करती है? जो ये सोचता है कि हम एग्जामिनेशन तक लेके जाएंगे अपने सब सेक्शन और मेन सेक्शन को और प्रिपेयर करेंगे, लेकिन तभी आपके पास करंट अफेयर्स की एक लेंदी सी बुक आ जाती है मार्केट में जो बहुत डिमांडेबल होती है। आप जाके उस करंट अफेयर्स को खरीद लेते हैं, फिर वो इतनी लेंदी होती है कि आप डिवाइड करते हैं 15 दिन में, पेजेस उसमें 250 हैं। तब क्या करेंगे आप? तब 8 से 10 पेज उसके पढ़ने, छोटे छोटे फॉन्ट में वो 300 पेज लिखते हैं, 250 पेज लिखते हैं। और फॉन्ट छोटे हैं, अगर उसको बड़े फॉन्ट में लिखें, आप खुद उसको लिखें तो कम से कम 500 पेज लिखेंगे। तब आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, टेंशन से फोकस करते हैं। तो पता चला जो ये आप मेन सेक्शन पढ़े हुए हैं उसको लास्ट के 15 डेज में रिवाइज नहीं कर पाते हैं और ये तो भूल जाता है, बचता सिर्फ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स वो इतना छोटा छोटा करंट अफेयर्स कि पता लगा वो एग्जाम में आता भी नहीं है। कौन सी जगह पर सर्वाधिक शौचालय बने, कौन सी जगह पर सबसे पेड़ लगे, आप उसको रटने लगते हैं। कहां पे कौन मुख्यमंत्री परिवर्तित चेंज हुए, कहां पे राज्यपाल आए, किसकी नियुक्ति हुई, इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जो मेन सेक्शन है वो भी भूल जाता है, जो सब सेक्शन है वो भी हिल जाता है और पूरा करंट अफेयर्स। और पता लगा एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आ गया तो उसने सब आपसे थॉट पूछ लिया। उसने क्या पूछा? कॉन्सेप्ट पूछा फैक्ट की जगह, और आप फैक्ट रटे थे। तो हमें करना क्या है? इस करंट अफेयर्स को अभी से लेके चलना है। और क्या अब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, अब फैक्ट नहीं पूछता है। हमें इस मीडियम में प्रिपेयर आईएएस को इस मीडियम में आने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रिपेयर आईएएस को इस मीडियम में आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्टूडेंट इस कोविड के पेंडेमिक में क्वालिटी मटेरियल ढूंढ रहा है। और पूरा हर जगह आपको मटेरियल तो बहुत मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीसीएस प्रीलिम्स जो 2018-2019 में पूरा का पूरा उसने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया है। ध्यान रखिए, उसने कोई टॉपिक चेंज नहीं किया है, आज भी वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसने क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया। वो सिक्के का दूसरा पहलू जो आप सोचते नहीं हैं वो दूसरे पहलू से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे इस सीरीज का
एम यही है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट का वो दूसरा सिक्के का पहलू दिखाएं जो आपकी समझ विकसित करे, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर समझ विकसित करने के साथ साथ आप क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए जाएंगे तो आप पहले दिन से ही आप पेपर देके आएंगे, आप 105 क्वेश्चन आपके सही हैं, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। 3-4 दिन आराम कीजिए और फिर वही चीजें जो आपने प्रीलिम्स में हमारे साथ प्रिपेयर की थी उसी पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग हमारे फॉर्मेट में मौजूद है, आपको प्रिपेयर आईएएस देगा, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके आएंगे। फिर करंट अफेयर्स के बाद जो 5वां सेक्शन होता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम इसे पढ़ते नहीं है, वो क्या है, वो डेमोग्राफी है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कि पिछली बार तो क्वेश्चन भी एक नहीं पूछा 2019 में, पिछली बार नहीं पूछा था, पिछली बार वो आपको बताना चाहता था कि अब कंटेम्प्रेरी लोगों का या कंटेम्प्रेरी स्टडी करने वालों का या परंपरागत ढंग से पढ़ाई करने वालों के लिए स्थान अब नहीं है। और आप देखेंगे कि इस बार डेमोग्राफी से वो क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि शायद 2011 की जनगणना और उसके बाद की जो भी जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उसके लिए लास्ट ईयर होगा। 2021 में वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और फिर 22 से जब नए जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े आएंगे तो प्रश्न वहां से पूछने लगेगा। तो इस बार वो डेमोग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं कि उस तरफ से हमला नहीं हुआ था, उस तरफ से हमला नहीं हुआ था तो उस तरफ से हमला नहीं होगा। नहीं, अब हमें डेमोग्राफी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 सेक्शन देखिए हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस 5 सेक्शन को भी आपको इक्वली आज से ही, अगर 60 दिन हैं, आप सोचिए इसमें करंट अफेयर्स को आप निकाल दीजिए डेली पढ़ने के लिए, तो आपके पास एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, डेमोग्राफी, मतलब ये 4 सेक्शन हुए 60 डेज, मतलब 15 डेज एक पे। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ने में लग जाइए तो 20 दिन से पहले पढ़ के अगर 2 घंटे पढ़ेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। खत्म करने को तो आप एक रात में भी खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा पढ़ना है कि आप प्रीलिम्स का पेपर देने के 3 दिन बाद खुद से अपने को समझ लीजिए कि प्रीलिम्स, या खुद से अपने को पाएंगे कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग करने की कंडीशन में तो ये पूरा सिलेबस हम कैसे पढ़ेंगे कि हम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करें ही और 3 दिन बाद से ही, 2 दिन बाद से ही मेंस आंसर राइटिंग में लग जाएं। क्यों? प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे 3 महीने, तब तक तो मेंस आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे एक भी लाइन नहीं, और जब एक भी लाइन नहीं लिख पाएंगे तो फिर मुख्य परीक्षा में कल्याण नहीं होगा। और मेंस ही वो एग्जाम है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू अब 100 नंबर का है यूपीपीसीएस में, पहले 200 नंबर का हुआ करता था। तो 200 नंबर में एक स्टूडेंट पाया था 82, एक पाता था 130, तो जो डिफरेंस होता था वो लगभग 50 नंबर का होता था। लेकिन यहां क्या है, एक स्टूडेंट 100 नंबर का है, एक स्टूडेंट पाएगा 40-42, दूसरा पाएगा 60-65, तो 20 नंबर को आप जीएस के 4 पेपर ऐसे और हिंदी से बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो यकीन मानिए अब आपको यही जीएसटी क्या दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा। तो हम आज ही से प्रिपरेशन करें, लेकिन टाइम कम है, पेंडेमिक से सारी चीजें परेशान है, आदमी मेंटली भी स्ट्रेस में है। तो अब हमें एक ऐसे ओवरव्यू से एक ऐसे व्यू लेके चलना होगा जिसमें हम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करें ही। ध्यान एक देने वाली बात एक और है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मेंस को ही फोकस कर दें और प्रीलिम्स से क्वालिफाई ना, जब प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम 70-30 का रेशियो लेके चलेंगे। क्यों? टाइम ज्यादा होता तो हम 60 मेंस को लेके चलते, 40 प्रीलिम्स को लेके चलते, लेकिन अब टाइम कम है तो हम 70 प्रीलिम्स को लेके चलेंगे और उसी 30 में हम मेंस को भी क्या करेंगे? प्रिपेयर करते चलेंगे। तो ये मेन सेक्शन और ये सब सेक्शन, इस पूरे सेक्शन में जियोग्राफी, इस पूरे सेक्शन में एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये चारों सेक्शन मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी सेक्शन है वो प्रिपेयर आईएएस की टीम, प्रिपेयर आईएएस का यूट्यूब पोर्टल से आपको पूरी तरीके से मिलती रहेंगी और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न चेंज जो हुआ है उसके अनुसार। ऐसा नहीं होगा कि हम वही, हमारे पास कोई पुराना पैटर्न नहीं है कि पुराना पैटर्न है वही आपको दे देंगे, या हम सुबह यूट्यूब खोलेंगे, मन करेगा चलिए एक वीडियो बनाए 1 घंटे का और व्यू देखेंगे। जी नहीं, हमें से मतलब नहीं है। आप 50 लोग देखिए, 30 लोग देखिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट बहुत होता है, 30 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई होना होता है। अगर सोचिए जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, एक क्लास में 500-500 बच्चे बैठते थे, एक इंस्टीट्यूट के पूरे एक बैच में 400 के अगर 5 बैच बैठते थे तो 2000 लोग बैठते थे। और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो
पता लगता है कि अगर 6000 लोग हैं तो ऐसे 4 ही कोचिंग से सभी आ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए क्योंकि उसमें से भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूट पे बताई जाने वाली बातों को समझते हैं, उसके अनुसार अपनी जो पढ़ाई होती है करते हैं, उनके जो इंडिकेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमें एक व्यू बनाना होगा और कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करनी होगी। जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और डेमोग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बाकी हमारी टीम क्लियर कराएगी। शुरू हम करेंगे जियोग्राफी से, भूगोल से। इसको पूरी तरीके से नोट कीजिएगा। देखिए कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो YouTube कान में लगा लेते हैं, देखते हैं, देखने आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पेज पे नहीं, एक प्रॉपर कॉपी बनाइए। अगर आपको अभी से एक स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्टफोन से, वर्चुअल मीडियम से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो कॉपी पेन लेके और हर एक सेक्शन की अलग कॉपी होनी चाहिए। व्हाइट पेज पे लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं और लाइन वाली कॉपी पे लिखते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे फोटो भेजा, कहा सर देखिए मैंने आंसर सही लिखा है। मैंने कहा यार पहले तुम व्हाइट पेज पे लिखो तभी मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए व्हाइट पेज पे आज ही से लिखना शुरू कीजिए। ये सारी टेक्निकलिटीज आपको अभी से इसलिए शुरू करनी है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं जियोग्राफी में कि आपने क्या पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है। जब कम टाइम होता है तो हमें क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना हम क्या करते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना हुआ। अब इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा डिमांड में है लक्ष्मीकांत की बुक। इतनी मोटी सी बुक लेके चले आए और पढ़ना शुरू किया पहले लाइन से। कहां तक पहुंचे? सिर्फ डीपीएसपी तक पहुंचे। 3 महीना बीत गया, इतना सब कुछ लिखा हुआ उसमें। प्रीलिम्स हो गया, नहीं क्वालिफाई हुए, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू किए। तो सिर्फ लक्ष्मीकांत में ही रह जाते हैं हम। सिर्फ हम ऐसी चीजों में, ऐसी बुक्स में उलझ के रह जाते हैं, ऐसी लेंदी बुक्स में उलझ के रह जाते हैं, मार्केट में डिमांडेबल बुक्स में उलझ के रह जाते हैं कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। यकीन मानिए कि बुक कितनी लेंदी है, कितनी मोटी है, कितनी डिमांड में है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसी बुक से पास करेंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए टॉपिक सेलेक्ट कीजिए बुक्स के कंपैरिजन में। 2 बुक खरीद लेंगे, यही तो होगा। किसी एक बुक के ऐसे लेंदी टॉपिक को पढ़ने से जिससे क्वेश्चन ना आए, कोई प्रॉफिट, कोई एडवांटेज नहीं है। चलिए देखते हैं एक बार हम जियोग्राफी को। सबसे पहले सिलेबस। आपसे किसी एस्पिरेंट की मुलाकात होती है जो आपका दोस्त है, वो कहता है, आप उससे पूछते हैं जियोग्राफी में क्या पढ़ें, वो एक नाम लेता है, फलाना बुक पढ़ लो यार सब सही है, इससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है। मैं नहीं कहता कोई किताब खराब है, हर किताब में एफर्ट लगा हुआ है, हर किताब में प्रयास किया गया है आपको अच्छा प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हर किताब कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट 1 से 2 किताबें रखनी होंगी और उसमें सिलेबस को खोजना होगा। हमें उन सेक्शंस को खोजना होगा जिस सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नेगेटिव मार्किंग में आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पूरा कोर्स पढ़ने से अच्छा है वो कोर्स पढ़ें जिसके क्वेश्चंस को आप सही कर सकें, जिसके क्वेश्चंस को आप क्लियर कर सकें। उन टॉपिक्स में नहीं उलझना है जिसमें आप बहुत कमजोर हैं या जो आपको बहुत समझ में नहीं आता। जो आपका मजबूत है उसे और मजबूत बनाएं। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी में सिलेबस को। ज्योग्राफी के सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करने का हमारा एक मकसद है। कम टाइम में जब हम सिलेबस को पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं तो उसका एडवांटेज यह होता है कि जो भी पार्ट खत्म हुआ वो पूरा क्लियर। हमारे मन में एक बात आती है कि ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे आए हुए कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सॉल्व बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए 3 पार्ट में से डिवाइड करेंगे। एक डिवाइड करेंगे हम फिजिकल, भौतिक भूगोल, फिर दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा फिर हम जो करेंगे वो इकोनॉमिक जियोग्राफी, या जिसे हम रिसोर्स के सेक्शन में भी रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इसमें रिसोर्स के अलावा भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में, जब भी आपसे फिजिकल ज्योग्राफी में की बात की जाए तो पिछले कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं
कि फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत सारे सेक्शंस को एकदम से छोड़ दिया है यूपीपीएससी ने। ठीक, जैसे कौन से टॉपिक छोड़ा है आप देखिए, यूनिवर्स से यानी ब्रह्मांड से क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे, अब ब्रह्मांड से क्वेश्चन एकदम नहीं पूछा जाता। कहीं कभी कभार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना पहले हम सब रटते थे कौन सा लेटा ग्रह है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, कौन सा नीला है, कौन सा पीला है, इतना सब कुछ रटते थे। ठीक, तो इतना सब कुछ रटते थे, तो अब यूनिवर्स में हम बहुत ज्यादा नहीं उलझेंगे, सिर्फ किस में उलझेंगे, उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे। अब इस बार यूनिवर्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लगातार वीडियोस में, लगातार आप न्यूज चैनल में सुनते थे कोई क्षुद्रग्रह जा रहा है, कोई उपग्रह आ रहा है, कोई आ जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको मजबूर करती हैं लगातार। तो यूनिवर्स में जैसे हमें यूनिवर्स पढ़ना हो तो यूनिवर्स में हम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अर्थ। दूसरा हमने पढ़ लिया मून, बहुत सारे सोलर इक्लिप्स आए हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? सन। तो अर्थ, मून, सोलर सिस्टम में सिर्फ इन्हीं तीन चीजों का पढ़ना है। फिर चौथी चीज इसमें क्या पढ़ना है? चौथी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ऐसे ही ये मैंने आपको व्यू दिखाया कि जो सेक्शन अब कमजोर पड़ चुके हैं उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, उनके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और जिनसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए भी हैं। तो यूनिवर्स में हमें ये पढ़ना है। फिर हम फिजिकल जियोग्राफी में शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और जो आपके मेंस के लिए एक बेस देता है, वो है अर्थ इनर स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, अगर इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ें और समझ के पढ़ें तो 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ इंटीरियर यानी अर्थ का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद आपको बिल्कुल कहीं नहीं उलझना है और सीधे पहुंचना है भूकंप पे, अर्थक्वेक पे पहुंचना है, तुरंत आपको पहुंचना है ज्वालामुखी वॉल्केनो पे। ये दो सेक्शन प्रिपेयर करने हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। इन्हीं दोनों के साथ हमें प्लेट टेक्टोनिक को समझ लेना है, सिर्फ हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि कभी कभी प्लेट टेक्टोनिक का एक कॉन्सेप्ट को इसी वॉल्केनो और अर्थक्वेक में जोड़ के पूछा जाता है। तो हमें भूकंप ज्वालामुखी पढ़ना है और उसी के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक। नोट करते रहिए सारा, क्योंकि सिलेबस आपको पूरी तरीके से याद है, सिलेबस क्लियर है, सिलेबस में क्या पढ़ना है ये क्लियर है, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। फिर यहां के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है जितने लैंड फॉर्म्स होते हैं, स्थलाकृतियां, कौन कौन से लैंड फॉर्म, उसे पढ़ते हैं। जैसे पर्वत यानी माउंटेन, पठार, मैदान, रेगिस्तान, झीलें, प्रमुख नदियां, हमें यह सेक्शन क्लियर करना है। इस सेक्शन को हमें क्लियर करना है मैप के सहायता से, एटलस के सहायता से। इस सेक्शन को अगर हम सिर्फ रटने लगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन आपको याद हो कि 2019 में हमेशा से झील पूछता था, 4 प्लेस लिख देता था, 4 झीलें लिख देता था, या 4 टाइप की झीलें लिख देता था, 4 झीलों के नाम बोलता था, मैच वर्ड कीजिए। लेकिन पिछली बार एक सीक्वेंस पूछ लिया उसने नॉर्थ से साउथ का, और कहां पूछा? स्वेज नहर में जो झीलें हैं। अब आप सोचिए, मैप नहीं देखेंगे तो कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है आप कर पाएंगे। तो अगर मैप नहीं देखेंगे, कर नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिजिकल वाले सेक्शन में आपको कुछ मत पढ़िए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद फिर
हम आगे निकलेंगे, किस पे आएंगे, फिर हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे दो और सेक्शन जो है फिजिकल में वो इंपॉर्टेंट आपको और हैं। एक होता है क्लाइमेट, या कह सकते हैं जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु जिसे कहते हैं, जलवायु विज्ञान। इस सेक्शन से क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में आपको एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट, वातावरण या पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या, इसी का कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट, एक विंड, दूसरा एयर प्रेशर बेल्ट। एटमॉस्फेयर में विंड पढ़ना है और हमें पढ़ना है एयर प्रेशर बेल्ट्स। तीसरा रेन एंड अनदर, दूसरे प्रिसिपिटेशन फॉर्म, दूसरे प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण के स्वरूप। इसके बाद कुछ मत पढ़िए, बाकी जो आएगा बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है, प्रोबेबल से पढ़ने से अच्छा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको कॉन्सेप्ट लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन में आपको 1 से 5 करने हैं और माइनस मार्किंग है, अब तो तुक्का भी नहीं लगाना है। तो आपकी जो रीच होनी चाहिए वो 120 से 130 के बीच में होनी चाहिए, और 130 के बाद जो 20 है वो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम ओशियनोग्राफी में, यानी समुद्री या सागरीय वाले हिस्से में क्या पढ़ना है। सागरीय विज्ञान में क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ओशन लैंडफॉर्म, आपको पढ़ना है सैलिनिटी, लवणता पढ़नी है, आपको सागर का टेम्परेचर, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये लगता है बड़ा। आपको पढ़ना है करंट्स, और आपको पढ़ना है कोरल रीफ। ये सब 2 से 3 घंटे का खेल है, सबसे आसान 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, पूछा जरूर जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 12 से 13 इंडियन ज्योग्राफी से अकेले आते हैं, 50% पे यही है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना है, क्यों, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल का परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय, जियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क्या है, एक छोटा सा सेक्शन है, ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भूवैन्यासिक संरचना। ये क्या है, वही प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, यही वाले काल में जो भारत का है प्री कैम्ब्रियन, यानी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये वाला सीन जो है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं बहुत पूछता है। और यकीन मानिए अगर आपने इस सेक्शन को नहीं पढ़ा है तो आप इससे आने वाले क्वेश्चन को गलत ही करके आएंगे, सही नहीं करके आएंगे। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद फिजिकल, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत से अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन भौतिक स्वरूप से आते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारत में पठार,
भारत में मैदान, भारत में पर्वत और भारत में कोस्टल एरिया, 4 सेक्शंस। ठीक, फिर फिजिकल के बाद ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप। अपवाह का मतलब क्या होता है? पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता था कौन सी नदी की कौन सहायक नदी है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है। लेकिन अब हमें सिस्टम के फॉर्म में ड्रेनेज सिस्टम इसलिए पढ़ना है क्योंकि अब पूछता है कि कौन सा रिवर, कौन सा प्रवाह प्रतिरूप बनाती है, कौन सा पैटर्न बनाती है बहते समय, और वो पैटर्न क्यों बनाती है, उसके क्या एडवांटेज है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब वो टाइम गया कि निम्न में से कौन किसकी सहायक नदी है, यह समय गया। पूछ सकता है सहायक नदी, ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, लेकिन अब उसी को थोड़ा सा एडवांस किया है तो हम एडवांस सेक्शन को भी पढ़ेंगे। फिर ड्रेनेज के बाद आपको पढ़ना है भारत में 2 एक साथ पढ़े जाने वाले पॉइंट। कौन सा? 2 कह लें या 3 कह लें? 3। पहले आपको पढ़ना है क्लाइमेट। आप क्लाइमेट पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिया में। फिर आपको तुरंत इंडिया में आप पढ़ेंगे वेजिटेशन। फिर आप तुरंत इंडिया में पढ़ेंगे इंडिया में सॉइल। अगर ये तीनों को आप अलग अलग पढ़िए तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये तीनों क्लियर होता है और एक व्यू बनता है। क्योंकि क्लाइमेट जैसा होगा वेजिटेशन जैसा होगा, या आप वेजिटेशन को देख के क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सॉइल होती है, या आप सॉइल को देख करके इन दोनों को पता लगा सकते हैं। तो तीनों को क्या करेंगे? हम तीनों एक साथ पढ़ेंगे, हम एक साथ समझ के पढ़ेंगे, तभी हम एक व्यू बना पाएंगे कि इससे आए हुए क्वेश्चंस को हमने को मेंस में कैसे डील करना है। ठीक, फिर क्लाइमेट के बाद आपको इंडिया में फिजिकल इंडिया में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन तीनों के बाद फिजिकल इंडिया में कुछ नहीं पढ़ना है। फिर इंडिया में अगर पढ़ना है आपको तो भारत में जनजातियां, यानी जो ट्राइब्स हैं उनकी विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में नहीं कुछ पढ़ना है। फिर हम जो कुछ पढ़ेंगे वो आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, आर्थिक क्रम में पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रम में पहला खनिज यानी मिनरल्स। ये हम जब भी आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे, इतना हमने भारत पढ़ लिया है कि अब हमें जो लोकेशंस हैं वो क्लियर होंगी, और अगर लोकेशंस क्लियर हैं तो खनिज हमें वर्ल्ड में और खनिज हमें इंडिया में। किसके पॉइंट क्या पढ़ना है? जैसे वर्ल्ड में और इंडिया में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लोकेशन, कहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, और खनिजों के संबंध में हम उनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी क्या पढ़ना है हमें? कॉन्सेप्ट और लोकेशन। भारत और विश्व के खनिज में क्या पढ़ना है हमें? हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि कौन से खनिज की क्या विशेषताएं हैं, क्यों वहीं पाया जाता है, और दूसरा पढ़ेंगे लोकेशन, कहां पाया जाता है, क्योंकि दोनों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जब जब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा तब तब आपसे 2 स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट, कोयला भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा आपसे पूछ लिया कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी भारत में सर्वाधिक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। फिर दूसरा हमें लोकेशन क्यों पढ़ना होगा? उसने 4 मिनरल्स दे दिए और 4 प्लेस लिख दिए, बोला आपसे मैच वर्ड करके दिखाइए, इसलिए हमें क्या पढ़ना होगा? लोकेशन पढ़ना होगा। लोकेशन और क्यों पढ़ना होगा हमें? लोकेशन इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि अगर उसने लिख दे दिया, मान लिया तेल उत्पादक क्षेत्र या तांबा उत्पादक क्षेत्र या लोहा उत्पादक क्षेत्र, 4 क्षेत्र दिया, बोला नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाइए, साउथ से नॉर्थ के क्रम में लगाइए, तो क्या करेंगे हम? तो आपको लोकेशन पढ़ना होगा। मिनरल्स के बाद मिनरल्स हम समझ जाएंगे। जब तक मिनरल्स, कभी कभी क्या होते हैं पहले इंडस्ट्री पढ़ते हैं तब मिनरल पढ़ते नहीं, पहले हमें क्या पढ़ना होगा? पहले हमें मिनरल पढ़ना होगा, बहुत सारे लोकेशन को रीड करना होगा, और तब हम क्या पढ़ने आएंगे? तब हम पढ़ने आएंगे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसे कहते हैं उद्योग या इंडस्ट्री। उद्योग पढ़ेंगे। मिनरल्स को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो उद्योग को पढ़ने में सिर्फ 1 दिन, 2-2.5 घंटे बैठ जाइए, पूरी इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप मिनरल्स की विशेषता जान गए हैं, वो मिनरल्स कहां पाए जाते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मिनरल्स के आसपास इंडस्ट्रीज पाए जाएंगे। तो इंडस्ट्री में आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, फैक्ट और लोकेशन।
केवल फैक्ट और लोकेशन पढ़ना है। फैक्ट मतलब क्या, सबसे पहले कौन सा लगा, बाद में कौन सा लगा, किसकी सहायता से लगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब आप मिनरल्स में पढ़ चुके होंगे। फिर तीसरा और जो लास्ट सेक्शन है इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, वो है ऊर्जा यानी एनर्जी, भारत में और विश्व में ऊर्जा का स्वरूप। क्यों ऊर्जा का स्वरूप? क्योंकि आज बहुत ज्यादा ये चर्चा में है और ये प्रयास है विश्व का कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे, जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस थे, उनको रिप्लेस करके रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करना और आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी बनती है उसको रिप्लेस करना नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को। इस सेक्शन को, एनर्जी के सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें हमें तीनों चीजें पढ़नी है। इसमें हमें लोकेशन पढ़नी है कि सबसे बड़ा संयंत्र कहां पे है, कौन सा ऊर्जा संयंत्र है, कहां पे हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, कौन से देश में हमें जो ऊर्जा मिलती है वो विंड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लोकेशन करना है। फिर दूसरा, हर एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि एनर्जी कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस है उसका, तो लोकेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना और फैक्ट पढ़ना है। भारत में ऊर्जा संयंत्र कहां है, भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया है, भारत में पहला कहां लगाएगा, लास्ट कहां लगेगा, ऐसे फैक्ट पढ़ने हैं। तो फैक्ट भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, लोकेशन में, एनर्जी में। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप अपने आप को प्रॉब्लम में लाएंगे। इतनी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ और क्लियर करनी है आपको लोकेशन के साथ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी टॉपिक को हम पढ़ें कैसे। ये एक बड़ा प्रश्न है जो स्टूडेंट खुद से नहीं पूछता है, उसे हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि किसी टॉपिक से हम क्या पढ़ें। जैसे मैंने बताया ना कि कहां से फैक्ट पढ़ना है, किस टॉपिक से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है। तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय 4 निगाहें लेके चलिए। है तो 2 ही आपके पास, दोनों एक ही जैसा देखेंगे, लेकिन मन से 4 निगाहें लेके चलिए। 4 निगाहों में क्या? पहला, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आपको 4 तरह के जो निगाहें हैं उन्हीं के माध्यम से, निगाहें क्या है आपकी, नजर क्या है, वो आपके वो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। पहला क्वेश्चन फॉर्मेट, मैच वर्ड में क्वेश्चन पूछता है, 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर मैच करके दिखाइए, एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट है आपसे वो सीधा फैक्ट पूछा है, कौन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, कहां है, कैसे है, क्यों है, ठीक। तीसरा पूछता है वो आपसे स्टेटमेंट टाइप कॉन्सेप्ट, 4 स्टेटमेंट दे दिया, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, या विच 2 और 3 है, इस तरह के करेक्ट या इनकरेक्ट वाला ये पूछता है। और जो चौथा पूछता है वो कथन कारण वाला पूछता है, एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा कारण दिया, ठीक। तो जब भी किसी पॉइंट को पढ़िए तो ये सोचिए कि इन चारों फॉर्मेट से किस फॉर्मेट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या कौन सा ये फॉर्मेट मैच करता है। ज्यादा टाइम क्या होता है कि हम पैराग्राफ वाइज पढ़ लिए चीजों को, लेकिन पता चला उससे मैच वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आपने पैराग्राफ वाइज पढ़ा है तो हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली है कि आप मैच वर्ड में उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन गलत करेंगे। तो पहला काम आज क्या करेंगे, आप पूरे वीडियो से सिलेबस को एक पेज पे नोट करेंगे और एक नहीं 6-7 बार इस सिलेबस को सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट वाइज क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि ये अगर आपको याद है तो आधा काम आपका डन है। पेज पलटेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सब सेक्शन के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, डेमोग्राफी पे, ठीक है। ओके, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैं भूल गया कि इसमें आपको एग्रीकल्चर का पोर्शन नहीं दिखाया होगा। हमने सब सेक्शन में एग्रीकल्चर को अलग से रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं यूपीपीसीएस में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब सेक्शंस की बात करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे, उसके स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, हमारे पोर्टल में बने रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।